नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं हूं आदर्श राज और एडीआर कैरियर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग सभी छात्रों का स्वागत है। कल जो है मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, बार बार सर्दी खांसी आ रहा था, तो कल 20 क्वेश्चन ही कर पाए थे। तो कल का जो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें 2 नंबर और 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग 20 नंबर तक कर लिए थे, आज देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो निम्न में से तीसरा भुजा के माप के लिए क्या संबंध हो सकता है। देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास है ABC। अब इसमें हम लोगों को दो भुजा दिया हुआ है। AB बराबर 7 सेंटीमीटर यानी कि ये 7 सेंटीमीटर है, और BC यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है। अब इसके बारे में पूछा गया कि AC के बारे में बताइए कि तीसरा भुजा क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहाँ पर AC और BC का अगर योग हम लोग करेंगे, देखिए AC प्लस BC, इसका योग हमेशा ग्रेटर देन होगा किसका, AC का। ठीक है, अब AC और BC का मान कितना है, इसका मान है वो यहाँ पर AB होगा, सॉरी AB प्लस BC, ये ग्रेटर देन होगा AC, क्योंकि एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यहाँ पर AB का मान देखिए दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो ये 7 4 कितना हो गया 11, और ये ग्रेटर देन होगा किसके, AC के। यानी कि AC का अगर इसको हम लोग उल्टा करके बोलें कि AC का मान कितना होगा, तो AC जो होगा ये हमेशा लेस देन होगा 11 से। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में कोई भी दो भुजा को आप लोग जोड़ दीजिएगा तो उसका जो योग आएगा परिणाम वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसको उल्टा के अगर बोलिएगा, जैसे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा हमेशा दो भुजाओं के योग से छोटा होता है। अब यहाँ पर देखिए AC जो है ये छोटा होता है। AC छोटा होगा किससे, AB प्लस BC से, और कितना छोटा होगा तो 11 से छोटा होगा। यहाँ पर है ना लेस देन 11, तो 11 से छोटा देख लीजिए ऑप्शन में कौन कौन सा है, 6 भी है और 8 भी है, यानी कि दोनों ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए D में दिया हुआ A एवं B दोनों, तो इसका D नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर AB प्लस BC का जो योग होगा वो AC से बड़ा होगा। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तीसरा भुजा कितना हो सकता है, तो जो AB प्लस BC का जो परिणाम आएगा उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, क्यों, उससे बड़ा नहीं होगा, नहीं उसके बराबर होगा। तो AC का मान हमेशा 11 से छोटा होगा, और 11 से छोटा ऑप्शन में कौन कौन सी संख्या है, 6 और 8 है, इसीलिए हमारा ऑप्शन D नंबर सही हो जाएगा, यानी A एवं B दोनों सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए जब एक पासे को उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, यानी टोटल संभावित परिणाम हमारे पास क्या क्या आ सकता है। NS बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि एक पासे को उछालेंगे या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। या उसमें एक पासे में 6 अंक तक उसमें अंकित क्या हुआ रहता है, तो हमारे पास 6 रिजल्ट आएगा, इन 6 में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता। तो इसमें देखिए एक पासे को मान लीजिए हम उछालेंगे, हमारे पास ये 6 रिजल्ट आ सकता है। इस 6 में से
कौन कौन से ऐसा रिजल्ट है, परिणाम है जो मतलब कि सम संख्या है। यहाँ पर देखिए, एक 2 है, 4 है और 6 है, यानी 3 ऐसे घटना इसमें है जो कि सम संख्या है। तो एनी का मान क्या हो जाएगा, जिसका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालना है उसको हम लोग लिखते हैं एनी से, और कुल संभावित परिणाम यानी कि एक पासे को हम लोग मान लीजिए 1000 बार भी उछालेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 6 तक ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यानी कि एक पासे को उछालने पर हमारे पास ये रिजल्ट आ सकता है। और जिसको मतलब जिसका प्रायिकता निकालना है उसको एनी से डिनोट करते हैं, और एनी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, एनी का मान 3, और एन एस का मान कितना होगा, 6, क्योंकि यहाँ पर 6 घटना इस तरह से आ सकता है इसका रिजल्ट। अब प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है पी ई, यानी कि ई सम संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे में सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस हो जाएगा। तो इसका देखिए एन ई का मान कितना है, एन ई का मान है 3 और एन एस का मान है 6, तो ये कट के हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है क्या। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि एक निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। इधर लिख देते हैं, निश्चित घटना का जो प्रोबेबिलिटी होता है पी बराबर होता है इसका 1, और अगर घटना अनिश्चित है अनिश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी, ये नहीं है कोनो लाइन, पी बराबर होता है 0। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी 1 होता है और अनिश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी होता है 0। ठीक है, अब इसका मान कहाँ से कहाँ तक बदलता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका मान होता है प्रायिकता, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, जिसमें 0 और 1 भी सम्मिलित है। ठीक है, 0 और 1 भी सम्मिलित होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोगों को 3 बातें याद रखना है कि निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी 1 होगा, और निश्चित प्रोबेबिलिटी रहेगा तो 0, और उसका मान कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, तो 0 से 1 तक उसका मान हो सकता है। अब देखिए 0 से 1 तक हो सकता है, मतलब 0 और 1 भी हो सकता है और इसके बीच में जो मान है वो भी हो सकता है। इसमें और एक लाइन हम लोग चलिए सीख लेते हैं कि मान लीजिए किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि पी ई का मान कुछ दिया हुआ है हमारे पास 0.05। ठीक, तो अब हमारे पास पूछेगा क्वेश्चन में कि पी ई नहीं, मतलब ई के ऊपर में एक माइनस वाला साइन रहता है, इसको बोलते हैं पी प्रोबेबिलिटी ई नहीं घटने की घटना, यानी घटना ऊपर में क्या लिखे हैं, पी बराबर 0.05, मतलब वो है घटना घटने की प्रायिकता। और पी नीचे में जो लिखे हैं ई के ऊपर में माइनस, उसका मतलब है कि घटना के उसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बराबर क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एक किसी घटना के घटने की प्रायिकता आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा कि उसी घटना के घटने की नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए इसको याद रखना है कि पी ई प्लस पी ई नहीं
दोनों का योग होता है 1। अब इस दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा तो हम लोग दूसरा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 में माइनस कर देंगे। यानी कि एक घटना के घटने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को 4 चीज़ याद रखना है कि अगर घटना निश्चित है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा, यानी प्रायिकता 1 होगा, और अनिश्चित घटना है तो प्रायिकता 0 होगा। प्रायिकता का मान 0 से 1 तक बदलता है, यानी 0 से 1 तक होता है, जिसमें 0 और 1 भी सम्मिलित होता है। और अगर एक घटना के घटने की प्रायिकता दिया हुआ है तो दूसरे घटना की मतलब उसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 में उसको माइनस करके निकाल लेंगे। कहने का मतलब एक घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का सम करने पर 1 मान आता है। तो अगर दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा तो हम लोग 1 में माइनस करके उसको निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए, एक पासे को अगर हम लोग उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या मान आएगा, अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं तुरंत। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि NS का मान कितना आएगा? 6। टोटल 6 घटना हमारे पास हो सकता है। ठीक है, संभावित परिणाम यानी कि आउटकम्स हमारे पास 6 डिजिट तक इसमें रहता है अंकित किया हुआ। एक पासे को कितनों बार उछालेंगे, हमेशा रिजल्ट इन्हीं 6 संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगा। ठीक है, तो टोटल संभावित परिणाम जो हो जाएगा वो 6 होगा। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता। अब 3 के गुणक कौन कौन है? यहाँ पर देखिए, एक 3 है, दूसरा 3 दूना 6, यानी कि ये है। ठीक है, 3 के गुणक हमारे पास कौन कौन है? 3 और 6 है। तो NE का मान क्या हो जाएगा, यानी जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, NE बराबर हो जाएगा 3 और 6, यानी कि 2 इसका मान आएगा, है ना। 3 के गुणक हमारे पास कौन कौन है? 3 और 6 है, तो इसका संख्या कितना होगा? 2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए इसका। PE का E मतलब 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NE बटे NS, NE बटे NS। अब NE का मान क्या हुआ? 2 दिया हुआ है और NS का मान 6 दिया हुआ है, तो दोनों को कटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/3। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए आप कि एक पासे को कितनों बार उछालेंगे, हमारे पास यही सब रिजल्ट आएगा। कौन कौन आएगा? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6, यानी कि एक पासे में 6 अंक तक रहता है ना अंकित किया हुआ। अब जितना बार उसको उछालेंगे तो यही 6 में से कोई एक संख्या आ सकता है, यानी कि कुल संभावित परिणाम हमारे पास 6 आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 के गुणक संख्या आने की। 3 के गुणक कौन कौन है? 3 और 6। लाइक 3 के गुणक 3 6 9 12 15 इस तरह से चलेगा, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट आ सकता है उसमें सिर्फ 6 तक ही है। तो 3 का गुणक सिर्फ 3 और 6 हम लोग लेंगे। ठीक है, उसके बाद तो 3 और 6 टोटल कितना घटना हो गया? 2। तो यहाँ पर NE का मान हो गया 2। अब देखिए, तो PE बराबर क्या होता है? NE बटे NS, फॉर्मूला बैठा दीजिए, मान आ जाएगा 1/3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, यदि x + 3 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि ये समांतर श्रेणी में है तो इसका जो D होगा वो सभी पदों के लिए समान आएगा, यानी कि अगर हम लोग इस दोनों में D निकालेंगे तो यहाँ से जो D का मान आएगा और इस दोनों के बीच में जो D निकालेंगे, दोनों D बराबर आएगा। D बराबर आएगा तभी तो ये समांतर श्रेणी में होगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? पहले D के लिए लिख सकते हैं 3x - x और प्लस में 3। एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, बाद में जब माइनस से अंदर में गुना करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, ये बराबर एक बार लिखिए देते हैं ऐसे D, इसको समीकरण 1 मान लीजिए।
और दूसरा डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4x+2 और माइनस में 3x। यह हो गया मेरा दूसरा पद और ये पहला पद। इसी प्रकार ऊपर से भी, ऊपर में भी किए हैं। 3x जो है मेरा दूसरा पद था और x+3 पहला पद है। तो डी हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को माइनस करके निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4x+2 - 3x बराबर क्या होगा, डी। और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए, एक साइड इसका बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो ये वाला भी बराबर होगा इसका LHS। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दीजिए 3x, इस बार यहाँ पर माइनस से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस में x -3 और प्लस नहीं, अगर इसका RHS साइड में बराबर है तो LHS साइड भी बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको 4x+2 माइनस में 3x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो x का मान आ जाएगा, आंसर मेरा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3x - x कितना हो जाएगा, 2x, 2x - 3 और इधर 4x और यह -3x, तो यहाँ पर x हो जाएगा x+2। अब ये वाला x को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x - x क्या हो जाएगा x, और ये वाला जो यहाँ -3 है इसको उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो गया 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। देखिए x का मान 5 आ गया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, यदि 5, 6, 8, 9 x एंड कितना है 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसका माध्य दिया हुआ है 10, तो x का मान पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग और बटे पदों की कुल संख्या। ठीक है, अब देखिए माध्य हमारे पास कितना है, 10 दिया हुआ है और इधर सभी पदों का योग, यानी जितना पद इसमें दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 + 6 + 8 + 9 + x और प्लस में 13। और देखिए पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 6 से इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, और इधर जोड़ लीजिए इसको तो 6 5 11, 11 9 20, 20 और 8 28 हो गया, 28 3 31 10 41, ये हो गया 41 + x। ठीक है, ये x है, इसको गुना नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए तो x का मान कितना हो जाएगा, 60 - 41, तो x बराबर आ गया मेरा कितना 19। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए आप लोग जितना भी चैप्टर दिया गया है क्लास 10th में सभी चैप्टर्स का फॉर्मूला का आप लोग ज़रूर याद रखें, तभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है और इसका बहुलक पूछा जा रहा है। बहुलक तो निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सा संख्या अधिक बार मतलब इसमें रिपीट हुआ है, बार बार कौन संख्या आया है, वही इस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 2, यानी 2 जो है इसमें क्या बार है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, और बाकी का संख्या जो है वो 1 बार या 2 बार होगा। तो इसमें 2 सबसे अधिक बार आया है, तो इसका जो बहुलक होगा वो 2 हो जाएगा।
ठीक है। बहुलक निकालना बहुत ही आसान है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ठीक है। तो बहुलक बराबर इसका क्या हो जाएगा, 2। क्यों होगा, क्योंकि 2 इसमें बहुत बार आया है, अधिक बार आया है, और जो संख्या अधिक बार आता है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। और माध्य निकालने के लिए अभी हम लोग सीखे हैं, यहाँ पर देखिए माध्य का फॉर्मूला आता है सभी पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। बहुलक निकालने हम लोग यहाँ सीख लिए कि अगर कोई अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है तो उसमें देखेंगे कि कौन सा संख्या सबसे अधिक बार आया है। जो संख्या सबसे अधिक बार होगा उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। अब अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कि 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस एक अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है, इसका माध्यिका निकालना है। तो हम लोग माध्य निकालने के लिए सीख गए, बहुलक निकालने के लिए लास्ट में है माध्यिका, तो इसको भी निकालने के लिए सीख लेते हैं। देखिए माध्यिका निकालने से पहले, माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास दिया गया है आंकड़ा है, इसको देखिए माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये आंकड़ा जो हमारे पास दिया हुआ है इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जैसे आपका मन हो, इसको सबसे पहले सजा लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है। सबसे पहले हम लोग इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने का काम करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा संख्या इसमें क्या है, 7, उसके बाद है 8, उसके बाद 9, उसके बाद है 10, उसके बाद 11, 12, 13 और 14, ठीक है, 15 भी है। इस प्रकार से इसको सजा लिए। सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम जिसमें सजाना हो सजा लीजिए। उसके बाद देखिए अगर पदों की संख्या समान है, नहीं, अगर पदों की संख्या विषम हो, ठीक है, ध्यान से इस बात को समझिए, पदों की संख्या अगर विषम है तो इसके बीच वाला जो संख्या होगा, यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो इसके बीच में मान आए वही इसका माध्यिका होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पदों की संख्या इसमें 9 है। तो इसके या तो दाएं तरफ से गिनिए या बाएं तरफ से गिनिए, इसके बीच वाला मान कौन होगा, पांचवा पद, ठीक है। पदों की संख्या 9 है तो इसका बीच वाला पद कौन सा होगा, पांचवा पद होगा। तो इसका पांचवा पद ही इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका। तो देखिए इधर से अगर हम लोग इधर से गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा पद हमारा क्या आ रहा है, 11, और इधर से गिनिए देखिए 15 की तरफ से 1 2 3 4 5, इधर से भी पांचवा पद 11 आ रहा है, इसका मतलब इसका माध्यिका 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग अपना दिमाग लगा लिए, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा, माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद, देखिए 2वां पद, ठीक है। अगर पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका n+1/2वां पद होगा। हमारे पास यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, 9, इस आंकड़ा में n बराबर है 9, तो इसका माध्यिका हम लोग कैसे निकालेंगे कि 9+1/2, यानी कि इसका मान आ जाएगा पांचवा पद, ठीक है। पांचवा पद इसका माध्यिका हो जाएगा। पांचवा पद हमारे पास क्या है, 11 है, तो यानी कि इसका माध्यिका 11 होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर पदों की संख्या सम रहेगा तब क्या होगा, दोनों केस में बता देते हैं, कहीं कहीं पर ऐसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा विषम संख्या ही देगा, लेकिन अगर कुछ मान लीजिए इससे
थोड़ा लेवल ऊपर वाला एग्ज़ाम रहेगा जैसे रेलवे वगैरह में, तो वहाँ पर सम संख्या भी दे सकता है और माध्यिका पूछ लेगा, तो फिर आप लोग फंस जाइएगा। इसीलिए हम लोग दोनों चीज़ सीख लेते हैं। अगर पदों की संख्या विषम हो तो n+1/2वां पद होगा, या फिर इतना हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट बीच वाला मान को खोज लेंगे, लेकिन उतना करने से पहले इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना जरूरी है। अब देखिए हम लोग सीखते हैं कि पदों की संख्या अगर सम हो तब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद और प्लस n/2 + 1, n/2 + 1वां पद। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए n/2 को और n/2 + 1 को जोड़ के इसको भाग नहीं देना, उस पद में जो संख्या आएगा, जैसे यहाँ पर देखिए n+1/2 करने से 5 आया था ना, तो ऐसा नहीं कि 5 उसका आंसर हो जाएगा, 5वां पद यानी 5वां पद में जो संख्या होगा वो उसका आंसर होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सम संख्या रहने पर कि n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही उसका माध्यिका होगा। ठीक है, तो दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिए कि माध्यिका अगर पदों की संख्या विषम हो तो आप लोग डायरेक्ट बीच इसको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजा के बीच वाला मान को खोज लीजिए, जो बीच वाला पद होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब पदों की संख्या विषम होगा तब, और अगर पदों की संख्या सम होगा तब फिर ये नीचे वाला फार्मूला को यूज करना है। ठीक है, और अविषम के स्थिति में ये वाला फार्मूला यूज करना है, और सम पदों की संख्या अगर सम रहे तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। देखिए इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे, लेकिन फिर आज डिस्कस कर देते हैं। एक हमारे पास 3 कंडीशन हो सकता है कि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, मान लीजिए एक वृत्त का केंद्र है O1 और दूसरा है O2, यानी कि O1 + O2 का जो डिस्टेंस है दोनों वृत्तों के बीच, केंद्रों के बीच मध्य दूरी, इसको हम लोग O1 + O2 लिख सकते हैं। O1 + O2 नहीं लिखते, रुकिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, O1 से O2 की दूरी, O1 O2 बराबर R1 + R2, यानी कि दो अलग अलग वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या R1 है और दूसरे वृत्त का त्रिज्या R2 है। तो एक तो कंडीशन हमारे पास ये हो सकता है कि या तो O1 से O2 का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो R1 + R2 के बराबर हो सकता है। दूसरा, O1 O2 का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन R1 + R2 हो सकता है, यानी कि दोनों त्रिज्याओं के योग से बड़ा हो सकता है। और तीसरा कंडीशन है कि ये छोटा भी हो सकता है, तो O1 O2 ये लेस देन R1 + R2 होगा। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकता है हमारे पास। तो जब दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो उसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या इधर हम लोग लिख देते हैं, स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाएगा 3। और जब O1 O2 ग्रेटर देन R1 + R2 हो, यानी कि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से बड़ा हो, तो उसमें जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगा वो हो जाएगा 2। और अगर R1 R2 से छोटा हो तो इस कंडीशन में भी स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए एक फिगर यहाँ पर बना देते हैं।
एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। ठीक है, मान लीजिए दोनों का R1 इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये मान लीजिए जब ये कब होगा, जब इनके केंद्रों के बीच डिस्टेंस, यानी कि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, यानी कि यहाँ से इस जगह मान लेते हैं इसका केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, ये है R1 और ये है R2। जब दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा तो फिगर इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए, इस तरह का फिगर जब बनेगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा। एक स्पर्श रेखा तो हमारे पास इस प्रकार से जाएगा, देखिए इसे जान ले। सही से बना देते हैं इसको। देखिए, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, दोनों को स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पर, और इसी प्रकार से दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ पर हो जाएगा नीचे में, इस प्रकार से। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा हो जाएगा इसके बीच में यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया स्पर्श रेखा एक, ये 2, और इधर हो गया 3। यानी कि अगर दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो उसमें 3 स्पर्श रेखा हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है शुरुआत में कि O1 O2 का जो डिस्टेंस है ये अगर R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगा। और फिगर में दिखा दिए किस प्रकार से 3 हो रहा है। अब नीचे का दोनों देखिए, अगर O1 O2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होगा तो उस केस में फिगर किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये हुआ 1 नंबर, और ये हुआ 2 नंबर, और ये हुआ 3 नंबर। ठीक है, 1 नंबर में हमने क्या सीखा है कि अगर दो वृत्तों के केंद्रों के बीच का दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगा। अगर उनके केंद्रों के मध्य दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से बड़ा हुआ तो फिर ये वाला फिगर बनेगा। ये है 2 नंबर और ये है 3 नंबर का फिगर, और ये था हमारा 1 नंबर का फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकता है। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, जो वृत्त को उनके परिधि पर किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक तो ऊपर में जाएगा इस प्रकार से तो देखिए, दूसरा नंबर जो केस हमने बताया है कि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होगा। इसका फिगर यहाँ पर बनाए हैं 2 नंबर में, ये 2 नंबर रहा फिगर। तो देखिए, इसमें 2 ही स्पर्श रेखाएं हो सकता है, और इसमें कोई स्पर्श रेखा इस तरह से नहीं खींच सकते हैं जिसमें कि दोनों वृत्त को स्पर्श कर सके। तो जब दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से बड़ा हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार से तीसरा नंबर में भी यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा नंबर का फिगर है, जब R1 R2 से दोनों के केंद्रों का मध्य दूरी छोटा हो तो इस तरीके का फिगर बनेगा और इसका स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो, त्रिज्याओं के योग से अधिक हो मतलब ये वाला कंडीशन होगा 2 नंबर वाला। तो 2 नंबर का फिगर यहाँ पर देख लीजिए, इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना है, 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
अब 30 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। दो गोले के आयतन का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या फिर हम लोग इसको ट्रिक से भी बनाने का बताएंगे विधि कि कैसे ट्रिक से बनता है। पहले देख लीजिए, इसको फार्मूला से बनाते हैं। तो गोले का जो आयतन का फार्मूला होता है v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर दो अलग अलग गोला है, उसका आयतन का अनुपात दिया हुआ है कितना? 16:27। तो मान लीजिए ये v1 है, तो ये r1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर v2 के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r2 का क्यूब, और ये बटे में हो जाएगा। ये 4/3, ये 4/3, ये पाई और ये पाई, ये तो कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? r1 का क्यूब और बटे r2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ से देखिए v1 v2 का अनुपात हमारे पास दिया हुआ था कितना? 64/27। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 64/27। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि r1 और r2 का एक साथ में क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग है तो दोनों को ब्रैकेट के ऊपर में लिख देंगे। जब अंदर करेंगे तो दोनों के ऊपर में हो जाएगा। और इधर जो है 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब है ये, और ये है 27 है 3 का क्यूब। ठीक है, तो जब इस क्यूब को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट। यहाँ पर चलिए लिखते हैं। देखिए r1/r2 बराबर इधर अंदर में हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब और बटे 3 का क्यूब। तो दोनों बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/3। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, इसका गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? ए बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि इसको अगर a1 मान लें तो ये r1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अनुपात निकालना है हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो a1 a2 का फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका हो जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा? r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। तो r1 का मान हमारे पास यहाँ 4 और r2 का मान है 3। तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16/9, यानी कि ये आ जाएगा 16:9 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, इसको हम लोग इतना तामझाम नहीं करेंगे। देखिए, इसका जो गोले का आयतन होता है भी, ये किस पर डिपेंड करता है? r³ के ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि ये 4/3 पाई, यहाँ भी 4/3 पाई, ये तो कट गया। तो मेन जो हमारा यानी कि जिससे इसका रेशियो निकला है वो किससे आया होगा? r1 और r2 से आया होगा, क्योंकि 4/3, 4/3 और पाई, नीचे में भी 4/3 और पाई, ये दोनों तो कट गया। तो बचा क्या? सिर्फ r1 का क्यूब और r2 का क्यूब, और इसी से इसका रेशियो निकला है। तो हम लोग इसको ट्रिक के रूप में यूज कर लेंगे। और यहाँ पर भी देखिए, जब एरिया का हम लोग फार्मूला यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ भी 4 पाई कट जा रहा है। सिर्फ r1 और r2 का स्क्वायर से इसका रेशियो आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर इसका आयतन का अनुपात दिया हुआ है। आयतन क्या होता है? v1/v2। यहाँ पर शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, चलिए इधर ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए v1/v2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब। और r1 का क्यूब कितना दिया हुआ है? 64/27। तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब
और ये हो जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास R1 बराबर हो गया 4 और R2 का मान हो गया 3। अब R1 R2 निकल गया तो हम यहाँ से एरिया का इसका एरिया का निकाल लेंगे अनुपात। A1/A2 बराबर, ये किस पर डिपेंड करता है, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास R1 R2 का मान आ गया 4 और 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16/9 यानी कि 16:9 इसका आ जाएगा। तो ट्रिक से बनाना ज़्यादा आसान रहेगा, इतना फार्मूला याद नहीं है तो दोनों में से कोई एक चीज़ याद रखिए और बना लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल हम लोग कल ही इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, तो कल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बार बार खांसी आ रहा था जिसके कारण क्लास को बंद कर दिए थे। तो 10 क्वेश्चन बचा हुआ रह गया था, आज हम लोग 10 क्वेश्चन को कर लिए। अगले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर और 3 नंबर का। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जा कर के आपके पास बेल आइकन्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वो वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।